हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी शॉर्ट स्टोरी का सेकंड चैप्टर, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, रिटन बाय आर के नारायणन। अगर हम आर के नारायणन की बात करें तो इनका जन्म 1906 में तमिलनाडु में हुआ था और ये एक जर्नलिस्ट थे। उसके बाद इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता और उनकी फेमस बुक थी द गाइड, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था और 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। ये जो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर डे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में दो करेक्टर हैं, जिसमें एक करेक्टर जो है वो एक किसान का बेटा है और दूसरा है गुरु नानक जिसका नाम है। ठीक है, अब ये दोनों फ्रेंड होते हैं। एक दिन इनमें झगड़ा हो जाता है और जो किसान का बेटा है वो क्या करता है, इसके पीठ में चाकू मार के और उसको कुएं में धकेल के चला जाता है। किसको? गुरु नानक को। ठीक है, तो वो ये समझता है कि वो मर गया। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो इसमें हम देखेंगे कि वो मरा या जीवित रहा, और अगर जीवित रहा तो उसने इस किसान के बेटे को कैसे सबक सिखाया, या इस किसान के बेटे ने फिर से उसको चकमा दे दिया। ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन वाइज लाइन आपकी स्टोरी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी एक ज्योतिषी का दिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी एक ज्योतिषी से ही शुरू होती है। पंक्चुअली एट मिड डे he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowries, shells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of palmier writings. अब इसमें क्या कहा गया है कि पंक्चुअली एट मिड डे, यानी जैसा कि रोज़ होता था बिल्कुल उसी तरीके से पंक्चुअली रोज के टाइम पर मिड डे यानी दोपहर के टाइम वो आया। कौन आया? वो एस्ट्रोलॉजर आया। आपको एक बात और बता दूं, हम जिस किसान के बेटे की बात कर रहे हैं, ये किसान का बेटा ही वहाँ से भाग जाता है जब अपने दोस्त को कुएं में धक्का देके, तो ये दूसरे टाउन में जाके एस्ट्रोलॉजर का काम करने लगता है। अब ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो रोज़ की तरह उसने क्या किया, दोपहर में अपना बैग खोला और उसमें से अपने जो भी प्रोफेशनल यानी अपने काम के जो भी इक्विपमेंट थे, जो भी चीज़ें थीं उसकी ज्योतिषी के काम की, वो उसने वहाँ से बाहर निकाली और उस सामान को उसने फैलाना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या क्या था? कंसिस्टेड मतलब उसमें क्या क्या था? 1 डजन कौड़ी शेल्स थे। कौड़ी सबको पता है क्या होती हैं? कौड़ी, कौड़ी के वो शेल्स थे। एक चौकोर कपड़ा था और क्या था? विद ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट्स, और एक चौकोर कपड़ा था जिसके ऊपर एक विचित्र सा चार्ट बना हुआ था। ठीक है, चार्ट मीन्स नक्शा बना हुआ था। और एक नोटबुक थी उसके अंदर। और क्या था? और क्या बताया उसने कि ताड़पत्र यानी अ बंडल ऑफ पामडियर राइटिंग, पामडियर राइटिंग यानी ताड़पत्र के लिखे गए कुछ राइटिंग्स थी, लेख थे, उसका एक बंडल था, एक पुलिंदा था उसके पास। ठीक है, अब आगे देखो, ये सब चीज़ें उसके सामान में थी। आगे क्या बता रहे हैं? हिज फॉरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन। उसका जो फॉरहेड था, फॉरहेड मीन्स उसका जो माथा था, रेस्प्लेंडेंट मीन्स चमक रहा था। किससे चमक रहा था? सिंदूर से। वर्मिलियन यानी सिंदूर और ऐश यानी राख, पवित्र राख, सेक्रेड यानी पवित्र, पवित्र राख और सिंदूर से उसका माथा जो है चमक रहा था, यानी उस भस्म जो है उसके माथे पर लगी हुई थी। ठीक है, एंड हिज आइज स्पार्कल्ड with a sharp abnormal gleam which was really an outcome a continual searching look for customers. अब वो आगे उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके जो मस्तक पर हमने बताया कि राख लगी हुई थी, सिंदूर लगा हुआ था, ठीक है, वो सब तिलक लगा था, और उसकी आँखें कैसी थी? ग्लिम यानी तेज़ चमक रहा था, उसकी आँखों में बहुत तेज़ चमक रही थी। और उसकी आंखें चमक के साथ क्या कर रही थी? कस्टमर्स को ढूंढ रही थी, है ना। वहाँ पर
चारों तरफ वो देख रहा था कि उसके कस्टमर उसके पास आए। उसकी आंखें इतना तेज़ था और चारों तरफ क्या देख रही थी, कस्टमर आ जाए भाई मेरे पास। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ prophetic लाइट एंड फेल्ट comforted। लेकिन उसके जो क्लाइंट थे वो उसकी आँखों की उस चमक को देख के, प्रोफेटिक मीन्स होता है डिवाइन यानी दैवीय, उसकी आँखों की उस दैवीय चमक को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। उनको वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था और उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर आके हमें कुछ आराम मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। ठीक है। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन। और उसकी आँखों की जो पावर थी, इनहेंस्ड यानी बढ़ती थी, बढ़ना, उसकी आंखों की पावर बढ़ती थी किससे, उसकी पोजीशन से, कि उसकी आंखें कहाँ पर स्थित थी। अब देखिए उसके चेहरे का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पर कि उसने क्या क्या पहना है और किस तरीके से उसकी आंखें उसके चेहरे पे हैं जिससे वो सबको आकर्षित कर रही हैं। देखिए, प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स। उसकी आंखें कहाँ स्थित हैं, उसके पेंटेड फॉरहेड यानी उसका जो माथे पर भस्म और सिंदूर लगा हुआ है, और उसकी विस्कर मीन्स मूछें, उसकी मूछों के बीच में उसकी आंखें। ठीक है, स्ट्रीम डाउन हो चीज, उसकी मूछें जो उसके गालों पर झुकी हुई हैं, गालों पर उसकी मूछें हैं, और उसके माथे पर जो तिलक लगा हुआ है, भस्म लगी हुई है, उसके बीच में उसकी आंखें स्थित है। ठीक है। इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सिटिंग। अब वो बता रहे हैं कि इस तरीके की सेटिंग जहाँ पर वो आंखें उसकी स्थित हैं, तो इसने में अगर वो आधी आंख भी खोलेगा ना तो कैसी लगेंगी, बहुत आकर्षक लगेंगी। यानी उसकी आंखों की स्थिति ऐसी है जो स्पार्कल कर रही है, चमक रही है, चमक निकल रही है उसकी आंखों से। ठीक है। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सेफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और आगे बता रहे हैं कि एक उसकी जो टर्बन है, टर्बन मीन्स उसकी जो पगड़ी है, सर पे जो उसने पगड़ी पहनी है, सैफ्रॉन मीन्स केसरिया रंग की, तो उसकी केसरिया रंग की जो पगड़ी है वो उसके सिर पर ऐसा इफेक्ट दे रही है जैसे कोई उसने क्राउन पहन रखा हो, क्राउन यानी मुकुट पहन रखा हो। ठीक है। अब ये उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया पूरा कि वो कैसा लग रहा है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और ये जो कलर की स्कीम थी, ये जो कलर जिस तरीके से सैफ्रॉन कलर की उसकी पगड़ी यानी केसरिया रंग की उसकी पगड़ी, माथे पर राख और सिंदूर का लगा हुआ जो है टीका, और जिस तरह से उसकी आंखें चमक रही थी, ये चीज़ उसकी कभी भी फेल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलिया स्टॉक्स। और इन सब चीज़ों को देखकर लोग बाग उसके ऐसे आकर्षित होते थे जैसे कि एक बीज का, बीज यानी मक्खियों का, मधुमक्खियों का जो समूह है वो कॉस्मोस और डेलिया के पौधों पर, उनके गुच्छों पर आके बैठ जाते हैं, ऐसे लोग बाग उससे आकर्षित हो जाते थे। ठीक है। ही सैट अंडर द बॉक्स ऑफ अ स्प्रेडिंग tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। और वो कहाँ बैठता था, वो बैठता था एक ट्री के नीचे। कौन कौन सी ट्री, इमली है ना, टैमराइंड, ये सब चीज़ें जो अपनी फैला के रखता था। ये कहाँ पे बैठता था, वो लेके इमली के पेड़ के नीचे बैठता था, जो कहाँ पर स्थित था, जो कि टाउन हॉल की तरफ जो सड़क जाती थी उस पर था, ये उस जगह था, वहाँ पर ये बैठता था। वहाँ से एक सड़क निकलती थी, वो टाउन हॉल की तरफ जाती थी। ठीक है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। आ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। अब वो आगे बता रहे हैं कि ये चीज़ बहुत रिमार्केबल थी, यानी जहाँ पर उसने अपनी ये जगह बनाई थी बैठने के लिए, तो ये चीज़ बड़ी ही ध्यान देने योग्य थी कि ये जो मार्ग था जहाँ पर वो बैठा था बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। रिमार्केबल से मतलब महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर लोगों का, आने जाने वालों का क्या रहता था, तांता लगा रहता था। सब लोग जो है
आते जाते, बहुत सारे लोग वहाँ से आते जाते थे, ठीक है। और वो सकड़ी सी रोड थी, तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोग वहाँ से निकलते थे। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वाज represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attract the whole town. तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो रहते थे, सब प्रकार के लोग थे। उसमें से कैसे कैसे लोग थे, जब उसने बताया बहुत सारे लोगों का तांता लगा रहता था जहाँ पे वो बैठता था, तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे लोग, ट्रेड्स यानी व्यापार, ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते थे, बहुत सारे व्यापार होते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे फेरी वाले भी रहते थे। उनमें से कुछ कैसे थे, दवाई बेचते थे, कुछ चोरी का सामान बेचते थे, है ना, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, है ना, चोरी का सामान बेचते थे। कुछ लोग कपड़ा बेचते थे। और इस तरीके के जब लोग थे, ये इतने सारे लोग थे, तो क्या करते थे ये लोग, सस्ते कपड़े बेचते थे। तो ये हु क्रिएट एनफ दिन यानी बहुत सारे लोगों को, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ये चीज़ आकर्षित करती थी पूरे शहर की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे और बहुत सारा शोर मचा करता था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टू हिम इन अ वॉइस furiousness came a vendor of fired groundnut. अब उसके जस्ट बगल में एक और वेंडर था जो बहुत शोर मचाया करता था। उसके बगल में एक और वेंडर था जो बहुत शोर मचाता था। और वो क्या बेचता था, वो भुनी हुई मूंगफली बेचता था, ठीक है। Who gave his wear a fancy named each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on forth, and people flocked to him. अब वो जो ग्राउंडनट वाला था, वो क्या करता था, वो जो उसका सामान था उसको रोज़ और रोज़ एक नया नाम देता था, कोई एक नया नाम देकर पुकारता था। तो किसी दिन तो वो क्या बोलता था उसको कि बॉम्बे आइसक्रीम है, एक दिन बोलता था, दूसरे दिन बोलता था कि दिल्ली के बादाम है ये, तीसरे दिन बोलता था राजा की डेलिकेसी है, राजा को बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें हैं, ये राजा के लिए बिल्कुल मिष्ठान जैसा है। इस तरीके की बातें वो बनाता था, ठीक है। तो और फिर क्या होता था, और ऐसे ही तीसरे दिन चौथे दिन वो नाम अलग अलग देता रहता था। तो लोग वाग क्या होते थे, उससे आकर्षित होते थे, उसके पास आते थे, देखते थे वो क्या बोल रहा है, ठीक है। A considerable portion of this crowd delayed before the astrologer too. ये जो इसका क्राउड था, जो मूंगफली वाले के पास जो कंसिडरेबल क्राउड आता था, यानी जो भीड़ आती थी, उसका बहुत सारा हिस्सा एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता था। यानी भीड़ जो उसके पास आती थी वो उसके पास भी पहुंचती थी, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैक्ड एंड स्मोक अप अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। और ये जो एस्ट्रोलॉजर था, ये अपना धंधा, ट्रांजेक्ट मतलब आगे ले जाना, जो अपना काम था उसको आगे चला रहा था, अपने बिजनेस को, किसकी लाइट में, ये जो मूंगफली वाला था उसकी मूंगफली के ढेर के पास में जो आग जल रही थी। मूंगफली वाले होते हैं ना, अपनी ढेरी के पास आग जला लेते हैं, तो उस आग से इसका बिजनेस चल रहा था, यानी उस आग से इसको रोशनी मिलती थी, तो वो उस लाइट में ये अपना काम करता था, ठीक है। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। और आधी तो जो है मज़े की बात ये थी, जादू की मैजिक की बात ये थी कि ये जो हिस्सा था जहाँ पर ये बैठता था, वहाँ पर
कोई भी लाभ नहीं मिलता था इसको म्युनिसिपल लाइटिंग का, यानी म्युनिसिपल ने यानी नगर निगम ने जो लाइट वहाँ लगाई थी उसका उसे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता था, उस तक वो रोशनी ढंग से आती ही नहीं थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, और ये जो स्थान था जहाँ पे वो बैठता था ये जो है रोशन होता था दुकानों की रोशनी से। जो फेरी वाले वहाँ बैठते थे उनके पास जो लाइट होती थी उससे ही रोशन होता था ये हिस्सा। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो के पास हिसिंग यानी गैस वाली लाइट थी, गैस पेट्रोमैक्स जिसे कहते हैं वो थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्ट्रक ऑन पोल्स, कुछ लोग जो है मशाला जैसे कहते हैं ना, नेकेड यानी बिल्कुल नंगी मशाल जला दी, वो पोल पे लगा दी, खंबे पे जला देते थे। ठीक है। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ लोग पुरानी साइकिल लैम्प्स जलाते थे। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और कुछ एक दो ऐसे भी थे जो एस्ट्रोलॉजर की तरह अपनी लाइट उनके पास नहीं थी लेकिन वो मैनेज कर लेते थे, कहीं कहीं किसी दूसरे की लाइट से अपना काम चलाते थे। इट वॉज अ विवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडो, और ये जो लाइट थी वो कैसी होती थी, विवाइल्डरिंग यानी कंफ्यूज करने वाली होती थी, कहीं आती थी कहीं नहीं आती थी, क्रिस क्रॉस कहीं से आ रही है कहीं से जा रही है। अब लोग बाग निकल के जा रहे हैं तो वो कट गई, तो वो क्रिस क्रॉस लाइट आती थी उसके पास। ठीक है, मतलब एक तरफ से निकली फिर दूसरा लोग निकला तो वो दूसरी तरफ से दिखाई दी, इस तरीके की लाइट उसके ऊपर पड़ती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये जो इस तरीके से क्रिस क्रॉस वे में लाइट पड़ रही थी तो ये एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल सूट कर रही थी। वो जो एटमॉस्फेयर बन रहा था उस लाइट से वो उसको बिल्कुल सूट कर रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था वहाँ पर देख के। ठीक है। फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगिन लाइफ, और इसका एक सिंपल रीज़न ये भी था कि जब उसने अपनी ये लाइफ शुरू करी थी तो उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर बने। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वो ये भी नहीं जानता था कि अगले ही क्षण उसके संग क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, और वो अपने सितारों से उतना ही अनजान था, स्ट्रेंजर यानी अनजान था, जितना कि उसके इनोसेंट यानी बेचारे भोले भाले कस्टमर्स थे। जैसे जितने कि वो अनजान थे सितारों से, इतना ही वो भी अनजान था। यट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिस्ड एवरीवन, और फिर भी वो ऐसी बातें कह देता था जिससे वो हर किसी को इम्प्रेस कर लेता था और आश्चर्यचकित कर देता था। ठीक है। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये जो है मैटर था वो पढ़ाई लिखाई से कुछ ज़्यादा था। प्रैक्टिस एंड श्रुड गैस वर्क, ये कैसा काम था, प्रैक्टिस का था और एक गैस वर्क था। ठीक है, ये गैस वर्क था टोटल। ठीक है, वो जो भी उसका काम करता था वो अपना तुक्के मारता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, और ये बिल्कुल उसी की तरह था जैसे कि एक ऑनेस्ट मैन मेहनत करता है या कोई और, यानी वो काम ज़रूर ऐसा करता था लेकिन अपनी मेहनत तो पूरी करता था उसमें। एंड इट डिज़र्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, और शाम को क्या करता था, रात में एंड ऑफ द डे वो अपनी जो वेजेस होती थी उसकी जो कमाई होती थी उसको अपने घर शाम को लेके जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसने अपना गांव छोड़ दिया बिना किसी प्रीवियस यानी पहले कोई विचार किए हुए या कोई प्लान बनाया कि कुछ प्लान बना के उसने अपना गांव छोड़ा हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो उसने बिना कुछ विचार किए हुए पहले कोई प्लान बनाए हुए उसने अपना गांव छोड़ दिया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो वहाँ पर रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो वो जो उसके फोर फादर्स का काम था उसको वो कंटिन्यू करता, नेमली टेलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रिपेनिंग ऑन हिज कन्फाइंड एंड एंसेंट्रल होम। तो वो क्या करता, वो जो उनके सारे काम थे वो वहाँ पर रहता। ठीक है, ज़मीन
की देखभाल करता, ज़मीन का लेना देना, शादी ब्याह करता और अपने पुराने ही घर में, जो भी उसका फोर फादर्स का घर था, उसमें वो रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन, उसे घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वो जो है वहाँ से बिना रुके लगातार चलता रहा और कितना, अ कपल ऑफ 100 माइल्स यानी 200 मील पीछे छोड़े आया वो अपने गांव को, 200 मील और आगे निकल आया। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गांव वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एज इफ एन ओशन फ्लोडेड बिटवीन, जैसे कि उसके और उसके गांव के बीच में कोई एक बहुत बड़ा ओशन हो, समुंदर हो, गांव वाले के लिए बहुत बड़ी बात थी। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रेवल्स, उसने एनालाइज किया था, क्या किया था, विश्लेषण किया था, इस चीज़ पर काम किया था कि मनुष्य की परेशानियां क्या हैं। मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, क्या क्या चीज़ है, परेशानियां क्या क्या चीज़ की हैं, उसने क्या एनालाइज किया। एनालाइज करना मतलब किसी चीज़ को विश्लेषण करना उस चीज़ का। तो उसने क्या क्या विश्लेषण किया कि पैसा, शादी, ठीक है, और उसके टेंगल्स मीन्स उसकी कंफ्यूज सिचुएशन है ना, वो परेशान सा रहता है। तो ये चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें इंसान को बांधे रखती हैं, ये चीज़ उसने पकड़ ली थी। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और इतने दिनों से प्रैक्टिस करते करते उसका जो परसेप्शन था, यानी वो जिस तरीके से बात को आगे कन्वे करता था, बताता था लोगों को जाके, तो ये चीज़ ने उसको बहुत ही परफेक्ट बना दिया था। इस तरीके से बोलता था कि लोग बाग उसकी बात पे विश्वास करने लगे थे। ठीक है। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वो 5 मिनट में समझ जाता था कि गड़बड़ कहाँ है, क्या गड़बड़ है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन के 3 पैसे लेता था। ठीक है। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जो है वो अपने मुंह को तब तक नहीं खोलता था जब तक वो सामने वाला 10 मिनट तक अपने बारे में कुछ बोलता ना रहे। कम से कम 10 मिनट तक वो अपने बारे में बताता रहेगा, उससे पहले ये नहीं बोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइस, और ये चीज़ उसके लिए काफ़ी थी। 10 मिनट में वो बहुत कुछ उसको नॉलेज मिल जाती थी, और ये पर्याप्त था उसके लिए कि वो बहुत सारे आंसर, डजन आंसर यानी 10-12 आंसर उसके दे सकता था, और उसको एडवाइस दे सकता था। मतलब उसकी सारी जानकारी तो 10 मिनट में पहले निकलवा लेता था वो। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, वो जब आदमी से कहता था उसकी पाम यानी उसकी हथेली को, उसके हाथ को देखने से पहले, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि तुमने जितना प्रयत्न किया है उतना तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? वो अब ये चीज़ किसी से भी बोले हो तो हर कोई बोलेगा हाँ भाई हुआ है, पर वो ऐसे ही बोलता था। 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, और 10 में से 9 लोग उसके द्वारा ये जो बात कही जाती थी इस पर एग्री हो जाते थे। और ही क्वेश्चंस, या वो क्वेश्चन करता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। और या फिर वो क्या कहता था, वो एक क्वेश्चन पूछता था, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारे से अच्छा व्यवहार नहीं करती है, या फिर तुम्हारे कहीं दूर की रिश्तेदारी में कोई हो जो अच्छा व्यवहार नहीं है तुम्हारी तरफ उसका। दूसरा क्वेश्चन ये होता था। और क्या होता था, ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, वो एक उसके करेक्टर का एक एनालाइज देता था, एक विश्लेषण देता था उसको। क्या? मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर,
और तुम्हारी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो तुम्हारे नेचर की वजह से हैं, तुम्हारा जो स्वभाव है उसकी वजह से है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो सैटर्न है, जो शनि है, देखो कहाँ पर है। यू हैव एन इम्पिटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। तुम्हारा अंदर से तो जो नेचर है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा है, और बाहर से तुम कैसे हो, बहुत रफ हो। हिज एंड्रीडेड हिम टू देयर हार्ट्स इमीजिएटली, और ये जो बातें थीं जो उनके हृदय में जल्दी से प्रवेश कर जाती थी, बात मान जाते थे लोग, हाँ भाई हम अंदर से तो बहुत अच्छे हैं पर बाहर से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। अब वो बताता है कि हमारे मन के अंदर तो बहुत प्यार भरा हुआ है, बहुत प्यार हम जो है भरे हुए हैं, सोचते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। फॉरबिडिंग एक्सटीरियर मतलब ये जो है बाहरी वेशभूषा, बाहरी तरफ से हम उसको नहीं सबको अच्छे से समझा पाते हैं। द नट वेंडर ब्लो आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब वो जो नट वेंडर था वो अपनी फ्लेयर को, अपनी आँख को उसने बुझाया और अपने वो घर चला गया। दिस वॉज अ सिंगल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल shaft of a green light which shred in from somewhere and touched the ground before him। अब जब वो ग्राउंड नट वाला, वो मूंगफली वाला चला गया अपने लाइट को बुझा के, तो अब जो है उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर था उसके लिए भी सब कुछ समेटने का समय आ गया था। कब तक समेटता वो अपनी चीज़ को, कि जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो जाता, और अंधेरे में उसको क्या दिखाई देता था, एक ग्रीन लाइट जो आकर ज़मीन पर पड़ रही थी, कहीं से एक ग्रीन लाइट आ रही थी जो कि ग्राउंड को टच कर रही थी जहाँ वो बैठा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा उसको दिख रहा था। ठीक है। ही पिक्ड अप हिज कॉरेज शेल्स एंड द पैराफेरेलिया। पैराफेरेलिया मतलब उसका जो भी सामान था, उसने कौड़ी और वो जो सामान फैलाया हुआ था अपना, वो सब उसने क्या किया, एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इन टू हिज बैग। उन सबको उठा के वो अपने बैग में उसको रखने लगा। वेन द ग्रीन shaft of light was blotted out, he looked up। अब वो जो लाइट थी, जो शार्प लाइट आ रही थी ग्रीन कलर की, वो थोड़ी सी ब्लोटेड आउट मतलब थोड़ी सी अवरुद्ध हुई, रुकी वो लाइट। तो उसने जो है मतलब उसके पास आके रुक गई, कोई खड़ा हो गया वहाँ के। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। एक आदमी उसके पास खड़ा हुआ था। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, और वो ऐसा लगा कि ये जो है एक संभवतः कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है। और उसने कहा, यू लुक सो केयर वॉर्न, तुम जो है बहुत केयर वॉर्म लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ बैठ जाओ और मुझसे बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगुली, और वो जो दूसरा था उसने जो है वेगुली मतलब उसने बहुत ही बुरी तरीके से, बड़े रफ अंदाज में उसको क्या किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया उसने, अब वो बड़े सी तेज़ आवाज़ में और बड़ी रफ अंदाज में, रफ से मतलब बुरी तरीके से उसको आंसर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनोवेशंस वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग। अब वो जो आदमी था उसने क्या किया, बिल्कुल अपनी वो निकाली हथेली और एस्ट्रोलॉजर के बिल्कुल नाक के नीचे घुसा दी, बिल्कुल उसके मुंह पर रख दिया अपना हाथ। यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बताते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड टेलिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट। जो एस्ट्रोलॉजर को ऐसा लगा कि अब ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है, ये मुझे चैलेंज कर रहा है। उसने क्या किया, दूसरी पाम लेके जो है लाइट में, उसकी ग्रीन लाइट में उसको देख रहा था। योर्स इज़ अ नेचर
अब उसने वही बात कहना शुरू किया, तुम्हारा नेचर। ओ स्टॉप दैट, ओ चुप करो। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ और बताओ जो कुछ काम का हो। आवर फ्रेंड फेल पिक्यूड, आई चार्ज ओनली 3 पैस पर क्वेश्चन। उसने कहा कि फ्रेंड जो है, तुम परेशान मत हो, पैनिक मत हो, मैं जो है एक क्वेश्चन का सिर्फ 3 पैसे लेता हूँ, 3 पैसे लेता हूँ। एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी एट दिस, और तुम जो है कितने पैसे दोगे इसके लिए, कितने पैसे पर्याप्त होंगे तुम्हारे लिए। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, took out an anna and flung it out to him saying, उसने अब इसकी बात को सुन के क्या कहा कि उसने अपना हाथ उससे वापस खींच लिया और उसके ऊपर पैसे फेंक दिए उसकी तरफ, और कहा, क्या कहता है, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तुमसे पूछने को। इफ़ आई प्रूव यू आर अ ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो, यानी तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो, तो तुम्हें ये जो मैंने पैसे दिए हैं, ये आना दिया है, ये तुम्हें विद इंटरेस्ट मुझे वापस करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपी। तो उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे को तुम्हारा जो आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री दे दूँ, संतोषजनक उत्तर तुम्हें दे दूँ, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? एस्ट्रोलॉजर ने पूछा। नो। और विल यू गिव मी 8 आना, कि नहीं, और मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा, मैं तुमको 8 आना दूंगा। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, और अगर तुम गलत होते हो तो तुम मुझे दुगने दोगे। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, कुछ और आर्ग्यूमेंट हुई, कहा सुनी हुई दोनों में आपस में। बाद में ये जो पैक्ट था, ये जो उन्होंने जो पैक्ट बनाया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने अब एक एग्रीमेंट बना लिया कि भाई ठीक है, इतने पैसे हम देंगे। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चिरूट। चिरूट होती है सिगार जैसी, सिगरेट जैसी। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करने लगा, कुछ प्रेयर्स ही करने लगा, और वो दूसरा वाला जो व्यक्ति था उसने अपनी चिरूट जला ली। चिरूट मीन्स कुछ बीड़ी सिगरेट जैसे टाइप का, सिगार टाइप की। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसने एक ग्लिम्स यानी एक झलक पाली उस आदमी की मैच लाइट में, यानी माचिस की जो तीली जब उसने जलाई तो उसको एक झलक मिल गई उसके चेहरे की, उसका चेहरा उसने देख लिया। देयर वॉज अ पाउस एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, जुटका ड्राइवर सोअर एट देयर हॉर्सेस। वहाँ से कारों के निकलने की आवाज़ हो रही थी, और जुटका यानी वो तांगे वाले ड्राइवर जो है वहाँ से निकल रहे थे अपने घोड़ों को लेकर। एंड द बबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और जो झुंड था लोगों की, जो भीड़ थी, वो भी कुछ अब कम होती जा रही थी, और जो पार्क की सेमी डार्कनेस में ये सब चीज़ें वहाँ से चलती चली जा रही थी। यानी अब समय बीतता जा रहा था तो जो है पार्क की डार्कनेस भी आधा अंधेरा आधी रोशनी कहीं हो गई थी। द अदर सैट डाउन sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly। वो जो दूसरा व्यक्ति था वो बैठ गया और अपनी सिगार जो है पीने लगा, और पी रहा था, और पफिंग आउट यानी धुआं उसका बाहर निकाल रहा था, और वो जो है बड़ी बेसब्री से वहाँ पर बैठा हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर को बहुत अनकम्फर्टेबल रहा था, बड़ी बेचैनी हो रही थी। हेयर टॉक योर आना बैक, टेक योर आना बैक, उसने कहा सुनो, तुम अपना ये जो है आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ऐसे कोई चैलेंज वैलेंज नहीं लेता। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, अब मेरे लिए बहुत देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और उसने अपना जो सामान था उसको समेटना शुरू कर दिया। जो पहले कर रहा था उसने वही करना फिर से शुरू कर दिया। द अदर हेल्ड हिज
रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी जो है रिस्ट यानी कलाई पकड़ ली और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से अब जा नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, उसने कहा मैं जाऊँगा तो तुम मुझे रोकोगे, घसीटोगे तुम मुझे। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, एस्ट्रोलॉजर जो उसकी पकड़ में था वो कांप रहा था, शिवर यानी कांप रहा था। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट, और उसकी जो आवाज़ थी वो कँप रही थी और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बेहोश हो जाएगा। लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सैड, चैलेंज इज चैलेंज, उसने फिर से क्या किया, अपनी पाम को उसके चेहरे के सामने घुसा दिया और कहा चैलेंज तो चैलेंज होता है। गो ऑन, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अब चलो गो ऑन मतलब जारी रखो अपना काम। और एस्ट्रोलॉजर क्या हो रहा था, उसका गला जो है सूखा जा रहा था डर के मारे। देयर इज़ अ वुमेन, अब उसने फिर से दूसरी बात कहना शुरू किया कि कोई औरत है। स्टॉप सेड द अदर, चुप करो, कुछ और बताओ। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, तुम ये बताओ कि मैं जो इस समय प्रेजेंट में सर्च कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, उसमें मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका आंसर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, उसने कहा कि नहीं तो मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा तब तक तुम सारे कॉइन्स मुझे अपने दे नहीं दोगे। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इन कंटेंशंस एंड रिप्लाई, वो एस्ट्रोलॉजर मटर्ड मतलब कुछ बड़बड़ाया, कुछ वर्ड्स उसने इस तरीके के बोले और आंसर दिया, ऑल राइट ठीक है। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। बट विल यू गिव मी आ रूपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, तो वो कहता है कि जो भी मैं तुमसे कहूँगा वो अगर कन्विंसिंग होगा, तुम्हारा एक्सेप्टेबल होगा, यानी तुम उसको समझोगे, तुम्हारे लिए संतोषजनक होगा, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, ये उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वट यू लाइक, और तुम कर लो तुम्हें जो करना है। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, और ये जो एक अच्छी सी डील हुई, अच्छी सी आपस में कहा सुनी होने के बाद वो जो है दूसरा आदमी था वो एग्री हो गया, वो मान ली उसने बात, ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ। टेल मी मोर, हाँ मुझे और कुछ बताओ। अब भाई वो तो वही व्यक्ति था ना जिसने उसको मरने के लिए छोड़ा था। आ नाइफ हैज़ पास थ्रो यू वंस, एक चाकू तुम्हारे अंदर से गुजर गया था, यानी तुम में एक चाकू घोंप दिया गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुड फेलो, ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, वॉट एल्स, उसने कहा हाँ भाई हाँ सज्जन व्यक्ति, देखो उसने अपना चेस्ट खोला और बताया, अपना जो निशान था चाकू का वो दिखाया। वॉट एल्स, ये क्या। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और फिर तुमको एक खेत के किनारे कुएं में धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ़ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, वो कहते हैं मैं तो मर ही गया होता अगर जो पासर बाय थे, वहाँ से गुजरने वाले थे, उन्होंने अगर कुएं में झाँक कर देखा नहीं होता। एक्सक्लेम्ड द अदर ओवर ब्लेम्ड बाय एंथ्यूजियम, अब वो उसको इतना ज़्यादा उत्सुकता हो गई, वो इतना विचारों से ओवर ब्लेम्ड यानी विचारों से भर जाना और बहुत ही उत्साह के साथ। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, उसने कहा बताओ बताओ मैं उसको कब प्राप्त करूँगा, कब मिल जाएगा मुझे वो। ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, उसने अपनी जो है मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बना के, फिस्ट यानी उसने अपनी मुट्ठी बनाते हुए बड़े गुस्से में उससे पूछा बताओ मैं उसे कब मिलूँगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया कि उससे तुम नेक्स्ट वर्ल्ड में मिलोगे, दूसरी दुनिया में।
ही डाइड 4 months ago एंड इन अ फार ऑफ टाउन। बताया कि टाउन से दूर वो 4 महीने पहले ही मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसको अब कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोनेड ऑन हियरिंग इट, दूसरा ऐसा सुन के बहुत इस तरीके से किया, मतलब उसको बहुत बुरा लगा, गुरंट किया उसने कि ये क्या हुआ, मैं मारता उसको तो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने सब कुछ कह दिया। गुरु नानक, यू नो माई नेम, उसने नाम दिया, उसको बोला गुरु नानक, तो उसने कहा तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड टेकन अबैक, उसने एकदम से बड़ा चौंकते हुए कहा कि तुम मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग, जैसे कि मैं और सारी बातें जानता हूँ गुरु नानक। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। टू वॉट आई हैव टू से, जो मैं आप तुमसे कहने वाला हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस टाउन से नॉर्थ की तरफ जो है यानी उत्तर की तरफ तुम्हारा विलेज की जर्नी यहाँ से 2 दिन की है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, और दूसरी ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ के लिए एक बार और बहुत खतरा है अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो। ही टुक आउट आ पिंच ऑफ सेक्रेड एश एंड हेल्ड इट टू हिम, उसने एक जो पवित्र राख थी उसको उठाया और उसके माथे पर लगा दिया। रब इट ऑन योर फॉरहेड एंड डू गो होम, इसको अपने माथे पर और रगड़ लो और यहाँ से घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और साउथवर्ड में दोबारा से यानी इस दक्षिण की तरफ दोबारा मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम अब 100 साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं जो है फिर से क्यों घर छोड़ूं। द अदर सेड रिफेक्टिवली, यानी उसने एकदम उसको उत्तर देते हुए कहा, तुरंत उसका प्रत्युत्तर करते हुए बोला कि मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ़ आई मैट हिम, मैं तो सिर्फ इसलिए वहाँ से निकला था कि मैं उसको देखूंगा तो मैं उसकी लाइफ को चोक आउट यानी उसकी गर्दन को घोंट दूंगा, उसकी लाइफ को रोक दूंगा अगर मैं उसको मिलता हूँ तो, यानी उसकी लाइफ यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। ही शुक हिज हैड रिग्रेटफुली, उसने अपना जो सिर है रिग्रेटफुली यानी पछतावे में उठाया, उसने कहा कि चलो ठीक है, अब वो मर गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ही हैज़ एक्सेड माई हैंड, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड, मैं समझता हूँ कि वो जैसी मृत्यु चाहता था उसे वैसी, मतलब मैं जैसी मृत्यु से मिलनी चाहिए थी वैसी ही मृत्यु उसको मिली होगी। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे आके कुचल गया यानी ट्रक से कुचल गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हार्टेड, और दूसरे जो है दयनीय हृदय से उसको देख रहे थे। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम, और उस समय जो है जो जगह थी वो कैसी थी, बिल्कुल निर्जन थी। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज, जिस अब रात हो चुकी थी ना, टाइम बहुत हो गया था, तो वो जगह कैसी होगी, डेजर्टेड हो गई बिल्कुल जहाँ पर वो बैठता था। तो द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, तो उसने क्या किया, अपने जितने भी आर्टिकल्स जितने भी सामान थे उन सबको उठाया और अपने बैग में रख लिया। द ग्रीन शेफ्ट वाज आल्सो गॉन, और जो ग्रीन लाइट आ रही थी वो भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, उसने वो स्थान बिल्कुल शांति में और अंधेरे में छोड़ दिया। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और वो स्ट्रेंजर भी रात में चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर आ हैंडफुल ऑफ कॉइन, और उस एस्ट्रोलॉजर को अपने हाथ भर के उसके हाथ में जितने कॉइन आ सके पूरे हैंडफुल कॉइन उसको सिक्के देकर चला गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, अब जो है बिल्कुल आधी रात हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर ने अपने घर पहुंचा था। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, उसकी वाइफ जो है दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी और उसने डिमांड की, मतलब उसने जानना चाहा कि क्या बात थी, एक्सप्लेन करो कि लेट क्यों हो गए तुम, मुझे बताओ। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सैड, उसने जो सिक्के उसको दिए और उससे कहा काउंट दैम, इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने मुझे ये सब कुछ दिया है। 12.5
आना। शी सैड, उसने कहा 12.5 आना है। कंटिन्यूइंग, गिनते हुए उसने पूछा। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं जो है थोड़ा सा गुड़, जैगरी होता है गुड़, गुड़ और जो है कोकोनट लेकर आऊँगी। कोकोनट यानी गोला, नारियल। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मैनी डेज, जो बच्चे बहुत दिन से क्या मांग रहे हैं, कुछ स्वीट मांग रहे हैं। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा स्टफ़ बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा भर के उसकी डिशेस बनाऊंगी। द स्वेन हैज़ चीटेड मी, ही promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. उसने कहा वो जो आदमी था उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। और एस्ट्रोलॉजर ने से कहा तो वो उसको, शी लुकड अप एट हिम, वो उसकी ओर देख रही थी। यू लुक वरीड, वॉट इज़ रॉन्ग, तुम चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ, उसकी पत्नी ने पूछा। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, खाना खाने के बाद जब वो साथ में बैठे हुए थे तो उसने पूछा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुम्हें पता है आज एक बहुत भारी बोझ मेरे सर से उतर गया है। आई थॉट आई हैड टू ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड ऑल दीज ईयर्स, मैं इतने सालों से ये सोच रहा था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों पे लगा हुआ है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, और यही कारण था कि मैं अपने घर से भाग आया था और यहाँ पर सेटल हुआ और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है। शी गैस्ड, यू ट्राइड टू किल, उसने गैस मतलब इस तरीके से उसने आवाज़ निकाली और उसने कहा कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। यस, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर, जब मैं बेवकूफ़ यंगस्टर था, यानी युवा था, बेवकूफ़ था। वी ड्रैंक गैम्बल्ड, हमने शराब पी, जुआ खेला। एंड क्वारेल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बुरी तरीके से हम लड़ गए। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, तुम इसके बारे में अब क्यों सोच रहे हो। इट्स टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय है। ही सेड यार्निंग, उसने जो है जमाई ली, कहते हुए जमाई ली। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्याल, और अपने आप को उस प्याल पर, उस गद्दे पर जो है लिटा दिया। अब वो दोनों आराम से सो गए। तो बच्चों ये हुई आपकी लाइन वाइज लाइन हिंदी में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो हर बार की तरह आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप टेसिक क्लासेस को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।